चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने सीखा था 2 भागों में बायोलॉजी को बांटा गया था, ठीक है, जिसमें अपन ने सीखा था साइंटिफिक नेम इनके, तो एक वंश और दूसरा नाम इसकी जाति को बताएगा। 2 शब्दों से मिलकर बना होता है किसी भी जीव का नाम, जिसमें अपन ने सीखा था किस किस का नाम। उदाहरण के तौर पर आपने डॉग्स का सीखा था जैसे कैनियस फैमिलियर्स, लायन का सीखा था फेथरन्स लियो, मेंढक का सीखा था राना टिग्रिना। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा था, उन व्यक्ति का नाम था 2 वर्गों में बांटने वाले का कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बाद जब बायोलॉजी को 2 भागों में पढ़ा गया, एक पढ़ाया गया था एनिमल और दूसरा पढ़ाया गया था प्लांट में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ये भी एनिमल के ग्रुप में ही आता है, वायरस है, ये भी आ जाएगा एनिमल में ही, फिर आपके मछलियाँ हो गई, फिर आपके मेल मतलब मनुष्य हो गया। तो इतनी सारी कैटेगरी हो गई थी, इनको भी बांटना जरूरी था। तो जैसे फंगस हो गई, अब कुछ ऐसे भी जीव जंतु थे जिनकी दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं, यानी जो एनिमल भी होगा और साथ में आपका प्लांट की भी क्वालिटी रखते होंगे। तो ऐसे भी कुछ जीव जंतु थे। तो आगे चल के, ठीक है, तो आगे चल के जो है एक नाम आता है जिनका नाम है RH भाई। तो RH भाई ने बायोलॉजी को 5 जगत में बांटा। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि बायोलॉजी को 5 जगत में किसने बांटा, तो आपका आंसर होगा RH भाई। तो लिखते हैं इन्हें आगे। इनका नाम है RH विटेकर, RH विटेकर, विटेकर, RH विटेकर। इन्होंने बायोलॉजी को 5 जगत में बांटा, 5 जगत में विभाजित किया, विभाजित किया। तो इन्होंने बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा। और ये बात है कब, 1969, 1969। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, गांधी जी का जन्मदिन 1969, तो आसानी से याद रहेगा। इन्होंने बायोलॉजी को, इन्होंने कहा कि बायोलॉजी को केवल एनिमल और प्लांट ग्रुप में बांट देने से बात नहीं बनेगी। तो इस बात को आगे बढ़ाया इन्होंने, और बायोलॉजी को और सरल बनाने के लिए इन्होंने बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा, जो कि बहुत फेमस है। तो वो 5 कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है मोनेरा। सबसे पहला एक भाग बनाया मोनेरा, मोनेरा। दूसरा भाग था प्रोटिस्टा या प्रोस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा पार्ट था आपका फंगस, एंड फोर्थ वन इज प्लांटी, एंड 5 इज एनिमल या एनिमिलियम, एनिमल। तो इन्होंने फिर से 5 भागों में बांट दिया, एनिमिलियम, एनिमिलियम। इन्होंने बायोलॉजी को फिर से 5 भागों में बांटा। तो बस ये 5 भाग ही अपन को पूरा पढ़ना है पूरी बायोलॉजी में, और जैसे ये 5 पार्ट समाप्त होंगे पूरी बायोलॉजी भी समाप्त हो जाएगी लगभग 80%, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो इनको ही पढ़ना है। तो बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा जो है इसे कहते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ये होती है यूनिसेलुलर, सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, गलत हो गया पूरा, सेल्यूलर, यूनिसेलुलर। मतलब हिंदी में कहेंगे तो यूनिसेलुलर, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा जो ग्रुप होता है ये दोनों ही हैं, ये यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक जीव, एक कोषीय जीव, मतलब ये बहुत सिंपल होते हैं, बस एक सेल होगी और उस सेल के अंदर सिंपल से ऐसे बिखरा हुआ DNA RNA वगैरह सब ऐसे ही भरा पड़ा रहता है इसमें। बस ऐसे समझ लो आप, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने एक बलून के अंदर सारी चीज़ें भर दे, सिंपल सा, यही है आपका यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर बहुत सरल जीव कहते हैं इन्हें सरल जीव भी कहा जाता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब बहुत पहले, तो सबसे पहले जो पुराना होता है,
उसी को कहा जाता है प्रो, जो सबसे पहले आया हो। तो सबसे पहले के लिए, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि धरती पर कौन से जीव आए, तो याद रखना आपका आंसर होगा मोनेरा। तो मोनेरा सबसे पहले धरती पर आने वाले जीव है, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के, तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रोटिस्टा की बात करें, देखो प्रोटिस्टा में कुछ नहीं याद करना होता, सिंपल सी बस इतना सा याद करना है कि इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, उन जीवों के नाम प्लस उनकी संरचना कि वो दिखते कैसे हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बनेंगे प्रोटिस्टा से। तीसरा अपन फंगस पढ़ेंगे। तो फंगस और ये तीनों ग्रुप जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। ये तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब हिंदी में कहेंगे तो बहुकोषीय जीव, बहुकोषीय जीव, ये सारे के सारे बहुकोषीय जीव हैं और इन्हें कहा जाता है, इन्हें प्रोकैरियोटिक सॉल्व, और इन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक, यू ऐसे ही लिखा जाता है, कैरियोटिक सेल। तो ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा इधर लिखेंगे अब आगे से, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल, तो मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जनरली एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अंदर मानव, कुत्ते, बिल्ली सभी लोग आ जाएंगे, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो बिना माइक्रोस्कोप के, वो सारे के सारे जो जीव होते हैं वो सारे के सारे जीव मल्टी सेलुलर के अंदर ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सब समझ में आया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं अपन और बढ़ते हैं आगे, अब क्या करें, ठीक है। तो एक एक करके सारे पढ़ने हैं। सबसे पहला ग्रुप पढ़ेंगे मोनेरा। अब बेफिक्र रहें, जितना इतना पढ़ लोगे, इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, शायद ही, हाँ एमसीक्यू जरूर लगाते रहे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद फिर आप मिक्स एमसीक्यू लगाएं, और थोड़ा थोड़ा जो भी ग्रुप आप पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चले, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन नया आ जाए, तो वहीं पर उसे राइट डाउन कर लोगे आप। थोड़ा हल्का फुल्का स्पेस छोड़ के चलना, तो जिससे आपको बाद में सुविधा रहेगी। तो सबसे पहला ग्रुप पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा मोनेरा लिख लो, हिंदी मोनेरा ही होती है, हिंदी कुछ होती नहीं है इसकी। तो मोनेरा में सबसे पहला पॉइंट लिखूंगी, कुछ काम की बातें लिखूं। सबसे पहला यह है एक कोषीय, इसी को कहते हैं यूनिसेलुलर। यह है एक कोषीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, अर्थात ना तो संगठित केंद्र होता है, और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं, इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एक बलून होता है, बस उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई होती हैं। तो ना ही कोई कोशिकांग का मतलब इसके अंदर ना तो खुद का डीएनए, ना तो इसमें प्रॉपर डीएनए होगा, ना ही इसमें लाइसोसोम वगैरह, ना ही इसमें आपकी केंद्रक होगा, ना ही इसमें गोल्जी बॉडी वगैरह, ये कुछ भी नहीं होंगी, सब कुछ बिखरा हुआ है इसमें, बस बलून और बलून के अंदर पानी भर दिया जाए, इस तरह से है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इट मीन सीधी सी बात है, जब इसके अंदर केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में, मतलब एक केंद्रक होता है एक सेल के अंदर, उसके बाहर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें से पदार्थ इधर से उधर भी जा सकता है, एक छलनी के शेप में होती है, बिल्कुल पतली। जैसे जिन लोगों ने एग देखा होगा तो एग की परत हटाई होगी, तो परत हटाते समय आपको एक पतली लेयर मिलेगी, बहुत पतली, उसी को आप कहते हो केंद्रक झिल्ली। जो पीला वाला पार्ट होता है उस पर मिलेगी आपको, जब आप कच्चा एग देखोगे तो उसमें वो पीला वाला भाग और सफेद वाले यानी व्हाइट वाले भाग में मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगे,
इनमें इनमें कुछ में कोशिका भित्ति सेल बॉल, इनमें कुछ में कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल पाई जाती है तथा कुछ में नहीं, तथा कुछ में नहीं। जनरली अगर आप देखोगे तो सेल बॉल जो होती है वो प्लांट में ही मिलती है आपको, जनरली प्लांट में मिलती है। तो एनिमल में बहुत ही कम सेल बॉल मिलेगी। मतलब जैसे अब मनुष्य को ले ले तो मनुष्य के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो आप, एक सेल है तो ये जो पतली सी जो दीवार है ना इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जो मजबूत होती है, मजबूत लेयर। इस मजबूत लेयर को ही कहा जाता है सेल बॉल। बॉल मतलब दीवार। आप ऐसे समझ लो जैसे अंडे के ऊपर बाहर जो सफेद वाला खोल होता है कैल्शियम वाला, उसको आप सेल क्या कह सकते हो, सेल बॉल कह सकते हो। और उसके अंदर जो पतली झिल्ली निकलेगी उसे आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो जनरली ये प्लांट में मिलता है सेल बॉल, और आपको जनरली एनिमल्स में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनके अंदर आपको सेल बॉल मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया है लाइक, ठीक है। तो इसमें आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। जिसके अंदर सेल वॉल होगी उसे मारना उतना आसान नहीं होता। जैसे आपका घर है तो घर की दीवार है, दीवार के चारों तरफ आप एक मजबूत दीवार बनवा दो, वॉल बनवा दो, तो उसी को कहा जाता है सेल वॉल। तो आपके घर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगला लिखते हैं, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण मतलब उनके खाने के आधार पर, पोषण के आधार पर स्वपोषी रसायन संश्लेषी, स्वपोषी रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी 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 मृतजीवी या परजीवी परजीवी दोनों होते हैं। समझाते हैं इसका मतलब। इसका मतलब एक तो ये इनके बारे में जो बात कर रहे हैं मोनेरा के बारे में, एक तो ये स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद से भी खाना बना सकते हैं, जैसे आपका पेड़ पौधे बनाते हैं। दूसरा होते हैं परपोषी। परपोषी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं। तीसरी बात करेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो डेड बॉडीज पे मिलते हैं आपको, जैसे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो बैक्टीरिया भी इसका अच्छा उदाहरण है। तो जो मरी हुई चीज़ों पर मिलेंगे उसे कहते हैं मृतोपजीवी। और अगला है परजीवी। परजीवी तो मैंने बताई दी आपको कि सिंपल सी भाषा में, जो परजीवी का मतलब जो दूसरे से कुछ ले लेकिन बदले में कुछ फायदा ना दे, जैसे घाटा ही दे आपको। जैसे आपके शरीर के अंदर आपके जुएं हैं तो आपको उनसे जनरली कोई फायदा नहीं होता, आपको नुकसान ही देते हैं। डैंड्रफ देते हैं, डैंड्रफ के अलावा आपके बाल झड़ते हैं, खुजली देंगे, तो ये परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी मतलब होता है जो आपसे तो बदले में कुछ ले लेकिन दे आपको कुछ भी नहीं, बस आपको नुकसान दे, इसी को कहते हैं परजीवी। आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल एक लाइन में लिख लो इसमें किस किस चीज़ की कमी होती है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें नहीं होता। सबसे पहला लिखो, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मोनेरा में केंद्रक नहीं मिलेगा आपको, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं मिलेगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं मिलेगी, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं मिलती इसमें, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, तो झिल्ली भी नहीं होती। अगला, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अभी आगे बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। अगला, इसके अंदर आपको लाइसोसोम भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगला, इसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। और इसके अंदर ईआर भी नहीं मिलेगा। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आगे आप पढ़ोगे, अभी आप ईआर लिख लो केवल शॉर्टकट पर, ईआर। इसमें आपको ईआर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। इसमें राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम बना सकते हो आप, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इस तरह से बना लें आप, बहुत इजी सा डायग्राम है इसका। ये मैंने एक सेल ले ली सिंपल सा, ये बैक्टीरिया भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। तो मैंने इसका ये डीएनए बनाया, इस तरह से इसमें डीएनए होता है बिखरा हुआ,
ये है इसका डीएनए। और ये जो भाग है जिसमें ये लिक्विड भरा होगा, जिस लिक्विड में ये सारी चीज़ें, सॉरी कुछ और मार्कर ले लेते हैं, ये जिस लिक्विड में ये डीएनए रहता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसको कहा जाता है डीएनए। ये डीएनए तो बिखरा हुआ डीएनए, बिखरा हुआ डीएनए। ये सिंपल एक माइकोप्लाज्म कह लो या फिर बैक्टीरिया कह लो। बैक्टीरिया को ही माइकोप्लाज्म कहा जाता है। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया, उसका एक स्पेशली नाम रख दिया गया है, जिसे आप कहते हो या सबसे छोटी सेल जो होती है, इसी को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। देखते हैं तो इस ग्रुप में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन आता है मोनेरा में, तो स्पेशली 2 लोग आते हैं इसमें स्पेशली। हालांकि बैक्टीरिया कहीं भी आ जाता है, तो एक तो है इसमें बैक्टीरिया इस ग्रुप के अंदर, और दूसरा मिलेगा आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 2 चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी जनरली, एक आपको बैक्टीरिया और दूसरा आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ बातें पूछी जाती हैं जो आप लिखोगे। सबसे पहले तो बैक्टीरिया का तो पूरा चैप्टर ही अपन अलग से पढ़ेंगे, स्पेशली वो तो पूरा ही पढ़ना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपल किसी एग्जाम में कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर से कौन सा पार्ट निकल जाए जिससे कि बैक्टीरिया मर जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। अगर आप इसमें से साइटोप्लाज्म निकाल दोगे ना, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समय केवल पानी है। जैसे बलून में से अगर पानी निकाल दोगे तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। बस आप जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, इसके बाद आप MCQ लगाओ, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। चलो हेडिंग लगाओ, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि इसकी खोज किसने की थी। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी नॉकार्ड एवं या ओवे राउथ्स 1898 में। कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, इसी का निकनेम, NN का मतलब निकनेम, इसका निकनेम होता है PPLO बोला जाता है इसे। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। और PPLO का फुल फॉर्म होता है पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO इसका नाम है दूसरा, पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक। ये साइज भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति जीव भी है यह है दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है दुनिया का सबसे छोटी प्रजाति जीव है। दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति जीव है। और इसी के साथ माइकोप्लाज्मा हो गया आपका समाप्त। अगला बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे जनरली तो मोनेरा ग्रुप में कुछ और पढ़ते हैं, यानी मोनेरा ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। इसका अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं।
मोनेरा जगत को दो मेजर पार्टों में बांटा गया है। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। एक होता है आर्काई बैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया, और दूसरे होते यू बैक्टीरिया, यू पढ़ते हैं बैक्टीरिया। पहला है आर्काई बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया को कहा जाता है फॉल्स बैक्टीरिया, यानी झूठे, यानी जो बैक्टीरिया नहीं है बट बैक्टीरिया की कैटेगरी में है, इनको कहा जाता है फॉल्स बैक्टीरिया, या इसी को कहा जाता है प्रीमिटिव बैक्टीरिया। इन्हें कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी सच्चे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। देखते हैं आर्काई बैक्टीरिया, अगर आप इसके भी टाइप्स देखोगे अंदर, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप हेलोफाइट्स, फाइल्स या फाइट्स एक ही बात है, हेलोफाइल्स। दूसरे आप पढ़ेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स या फिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा आप पढ़ोगे मीथेनोजेंस। बस सिंपल से इसमें ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हेलो ये जो शब्द है इसका मतलब होता है लवण। तो जहाँ पर लवण वाली जगह होगी यहाँ पर ये पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स कहाँ मिलेंगे, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलोफाइल्स कहाँ मिलते हैं आपको। तो हेलोफाइल्स वहाँ मिलेंगे जहाँ पर लवण वाली जगह होगी, जैसे उदाहरण के मतलब सैल्टी जो जगह होगी, जैसे आपके खारे जल में मिलेंगे आपको, ये खारे जल, जो खारा जल होगा उसमें आपको मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और ये मछलियों में भी पाए जाते हैं, जो खारे पानी में रहती हैं, मछलियों में भी मिलेंगे आपको, ये मछलियों के पेट में, ठीक है, यानी मछलियों के अंदर मिलेंगे जनरली। और ये सैल्टी स्थानों पे मिलते हैं, जहाँ पर स्थान सैल्टी होते हैं, नमकीन पानी होता है जहाँ, वहाँ आपको ये मिलेंगे। दूसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो जो वर्ड्स है इसका मतलब ही होता है गर्म, तो जो गर्म जगह है वहाँ पर ये थर्मो एसिडोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण देख सकते हो आप, गर्म पानी में मिलेंगे आपको, जैसे आपने सुना है गर्म पानी के झरने होते हैं, तो वहाँ पर ये मिलेंगे आपको, गर्म पानी में मिलेंगे आपको ये जनरली। आपको लावा पे मिल जाएंगे, लावा उसमें मिल जाएंगे आपको जनरली ये, ठीक है। अगला बढ़ते हैं मीथेनोजेंस। ये जो मीथेनोजेंस होते हैं, ये जहाँ जहाँ पर मीथेन गैस रिलीज होती है वहाँ पर आपको जनरली ये मीथेनोजेंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये नालों में मिल जाएंगे, गंदी नाले ऐसे लिख सकते हैं आप, गंदे नाले, ठीक है, कॉमा। आपके जो जानवर होते हैं उनके पेट में पाए जाते हैं, जानवर के पेट में मीथेनोजेंस, जहाँ जहाँ मीथेन निकलती है वहाँ तो जानवर के पेट में ऐसे मीथेन निकलती है। जैसे अगर आप देखोगे अपने जैसे गाय वाय के, तो बहुत बेकार सी बदबू आती है उसके मुंह से, तो यही है उसके मुंह से निकलती है मीथेनोजेंस। तो गाय के अगर आपसे पूछे किस भाग में मिलेंगे पेट, जिसे कहा जाता है रूमेन, गाय के पेट, जिस पेट में ये मिलेंगे वो रूमेन, गाय के पेट का नाम है स्पेशली रूमेन। इस गाय के पेट के 4 पार्ट होते हैं, तो उन 4 पार्ट में से एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं रूमेन। तो रूमेन में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको गोबर में भी मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही, गोबर में मिलेंगे। तो गोबर गैस में आपको, गोबर गैस इसी से बनाई जाती है, नहीं मीथेन से।
असल में क्या करते हैं, गोबर को लेके एक टैंक में डाल देते हैं, टैंक के बाद मीथेन उसमें गैस छोड़ते हैं, मीथेन गैस, मीथेनोजेंस होंगे, मीथेनोजेंस मीथेन गैस छोड़ेंगे, और इस मीथेन गैस को क्या करेंगे अपन एक पाइप के माध्यम से बाहर निकाल लेंगे, और इससे आपको जो भी आप एक्टिविटी करना चाहो खाना वाना बनाने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं अपन यू बैक्टीरिया को। तो यू बैक्टीरिया के काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, बहुत सारे इन द सेंस कम से कम 3 क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, ई बैक्टीरिया के या फिर यू बैक्टीरिया के। आप इसे राइट डाउन करो तब तक और बताते हैं आगे। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ई बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट था आर्काई बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। जैसे आप कह रहे थे सत्य बैक्टीरिया, और ये तीनों थे झूठे बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया नहीं है एक्चुअली में, बट लेकिन इन्हें माना बैक्टीरिया की कैटेगरी में गया है। देखते हैं, अगर यू बैक्टीरिया को अगर आप बांटोगे तो इसे मुख्यतः इसका 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला ऑन द बेसिक ऑफ स्टैंडिंग बिहेवियर। दूसरा जो देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे, बनावट के आधार पर। और तीसरा पार्ट है ऑन द बेसिक ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑन द बेसिक ऑफ यानी पोषण के आधार पर देखेंगे कौन क्या खाता है, किस प्रकार से कैटेगरी बांटेंगे। न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर देखेंगे। तो अगर आप स्टैंड के आधार पर देखेंगे तो ये 2 प्रकार के मिलते हैं स्टैंडिंग के आधार पर। एक होते ग्राम पॉजिटिव, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, अब पॉजिटिव लिख लेना। और दूसरे होते ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इनके बारे में कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, और अगर बनेंगे तो देखा जाएगा फिर। आप वैसे तो बनते ही नहीं है इससे कोई क्वेश्चन। तो बस 2 ही पूछे थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे स्टैंडिंग के आधार पर। आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर के आधार पर है ना, इसको जाना इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट लिखोगे आप नीचे। 1872 में 1872 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम कोहन ने बैक्टीरिया का वर्गीकरण आकार के आधार पर किया। और इन्होंने कुछ आकार के आधार पर यानी दिखने के आधार पर इन्होंने बैक्टीरियाओं के टाइप्स बताए। तीसरा अपन अभी पढ़ेंगे, पहले ये 2 को निपटा। पहला तो निपटी गया, दूसरा आपको निपटाना है, इसे देखते हैं, दूसरे को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे अपन तीसरे वाले के पार्ट्स। तो कोहन ने बैक्टीरिया को निम्नलिखित पार्टों में यानी आकार के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। तो वो कौन कौन से देखते हैं। तो कोहन ने इन्हें बांटा। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, पूछते हैं आपसे कई बार। सबसे पहला है गोलाकार बैक्टीरिया। तो इन्हें इंग्लिश में कहेंगे राउंडेड। दूसरे होते हैं रॉड शेप,
या इन्हीं को कहते हैं सिलेंडर शेप भी कह सकते हो आप, सिलेंडर के आकार के, सिलेंडर शेप भी होते हैं ये, बेलनाकार, या फिर ये कैप्सूल शेप में भी होते हैं, कैप्सूल शेप, कैप्सूल शेप, कैप्सूल शेप। तीसरे होते हैं कॉमा शेप, मैं पसंद आते जाते हैं। तीसरे होते हैं कॉमा शेप, कॉमा शेप, कॉमा शेप। इसके बाद और भी हैं, टोटल ये 8 प्रकार के हैं कॉमा शेप। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, तीनों के बारे में। राउंडेड जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कोकी। यही से क्वेश्चन बनता है कि राउंड शेप बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है। या आपसे पूछेंगे कि कोकी किस प्रकार के दिखाई देते, तो आपका आंसर होगा गोलाकार। तो कोकी, कोकी या इसी को कहा जाता है कोकस, कोकस, कोकी या कोकस। आकृति देख लेते हैं कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह के दिखाई देंगे आपको, इस तरह की चैन सी बनी होगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है ये, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, ये होते हैं कोकस या कोकी। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रॉड शेप। रॉड शेप को जाना जाता है बेसिली के नाम से, बेसिली। ये साइंटिफिक नाम ही इनके पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेसिली। इनकी आकृति जो होती है वो साधारण आकृति के होते हैं, साधारण आकृति के होते हैं। बेसिली कैसे होते हैं, साधारण आकृति के। इनकी जो आकृति आपको इस तरह से मिलेगी, सिलेंडर शेप में, इस तरह से सिंपल सा। तीसरे होते हैं कॉमा शेप। इनका जो साइंटिफिक नाम है, इन्हीं को कहा जाता है विब्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विब्रियो। विब्रियो लाइक कॉमा शेप बनाते हैं, कैसे देखेंगे आपको, ये ऐसे इस तरह से ये आपके, और ये इनकी फ्लैगुला है, जैसे पूंछ कहते हैं, तो मैंगो जैसे ही मान लो, लाइक आप थोड़े थोड़े ऐसे बना लो। ये इनकी पूंछ है, फ्लैगुला। अभी लिखेंगे, पूछे जाते हैं फ्लैगुला क्या है। ये तीनों आप राइट डाउन कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। एक होते हैं गोलाकार। ये बात, इनको जो क्लासिफिकेशन किया था 1872 में, जिनका नाम है कोहन। तो कोहन ने बैक्टीरिया को शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर या आकार के आधार पर 8 भागों में बांटा। कहीं कहीं किताबों में 7 भी मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं। तो बट आपको क्या है कि ये नाम याद रखने हैं, भाग याद नहीं रखने के, कितने भागों में बांटा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके नाम क्या है, जो साइंटिफिक नेम है। जैसे राउंड शेप जो होता है, इसे कहा जाता है कोकी या कोकस। अगला है जो रेड रॉड शेप में दिखाई देंगे बैक्टीरिया, उनको कहा जाता है बेसिली। और तीसरा जो कॉमा शेप में दिखाई देंगे, इनको कहा जाता है विब्रियो, विब्रियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विब्रियो। आगे बढ़ते हैं इसमें और बढ़ते हैं। अब उम्मीद है आपने उतार लिया होगा राइट डाउन। अगला नाम लिखोगे आप स्पाइरली कॉलाइड। स्पाइरली कॉलाइड, कॉलाइड। इन्हें कहा जाता है स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको, लाइक ऐसे,
स्पाइरुलम ऐसे, ये फ्लैगुला है, इनकी पूंछ ऐसी, ठीक है। स्पाइरुलम, स्पाइरल, स्पाइरल की तरह कुछ कुछ। इसके बाद बस ये इंपॉर्टेंट नहीं, शुरू के 3 ही इंपॉर्टेंट थे जो आपसे कोकस कोकी वगैरह बस, और विब्रियो, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी तो ये आप लिख लो बस ऐसे। 5वां है बॉक्स शेप, बॉक्स शेप, बॉक्स शेप बैक्टीरिया। ये बॉक्स के आकार में दिखाई देंगे, इनको कहा जाता है आर्कुला। बॉक्स शेप जो होते हैं उनको कहा जाता है आर्कुला, आर्कुला बैक्टीरिया। ये आपको ऐसे दिखेंगे बॉक्स शेप में, इनको जब देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये बॉक्स शेप में। और तीसरे होते हैं स्टिकल, स्टल्क, स्टल्क जो होते हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं तंतु में, तंतु में, तंतु में। ये आपके साइंटिफिक नाम भी लिख लो, वैसे पूछा नहीं जाता इनका। अपेंडिजेट बैक्टीरिया। और ये दिखने में होते हैं कुछ लाइक ऐसे, बना देते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ कुछ आपको ऐसे दिखेंगे ये। और ये इनकी फ्लैगुला, इस तरह से दिखेंगे आपको ये। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्कुला तब भी ठीक है, आप याद कर लेना, बाकी तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और कितने हो गए, 4 5 6। अगला लिख लो, ये उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट वन इज, अगला है बडिंग लाइक, बडिंग, बडिंग लाइक बैक्टीरिया, यानी कली के समान दिखने वाले बैक्टीरिया। बडिंग लाइक, कली जैसे, इनको कहा जाता है प्लूमफोरिक मोपिक बैक्टीरिया। और ये दिखते हैं आपको कली जैसे, लाइक ऐसे, जो आपकी कली होती है उस शेप में, इस शेप में। और इसी के साथ ये होते हैं समाप्त। अगला आप पढ़ोगे बायोलॉजी को, न्यूट्रिशंस के आधार पर बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, यानी न्यूट्रिशंस के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है। और कल अपन पढ़ेंगे इससे आगे न्यूट्रिशंस के आधार पर, और धीरे धीरे अपन बढ़ते चले जाएंगे। और उम्मीद है कि इससे सब कुछ आ जाना चाहिए एग्जाम में। और यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर लगाते रहें आप लोग, और लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, ताकि आगे भी मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं। थैंक यू।